चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे लोग आज हम लोग क्या है कि चैप्टर नंबर 7वें की शुरुआत करेंगे एनसीईआरटी का, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 7वां जो है जिसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति। क्या बोलते हैं बुआ इसको? घूर्णन गति, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं रोटेशनल मोशन, ठीक है। देखिए कहने के लिए ये एक चैप्टर है लेकिन इसके अंदर 3 छोटे छोटे चैप्टर आपस में मिले हुए हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला चैप्टर का नाम है आपके पास जिसको हम लोग बोलते हैं वृत्तीय गति। कौन सा गति? जिसको हम लोग नहीं पढ़े थे, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं इसको? सर्कुलर मोशन। तो समझिए हम लोग सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर? वृत्तीय गति। ये हमारा कैमा चैप्टर होगा बुआ? पहला, ठीक है। दूसरा हमारे पास आएगा बुआ सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। द्रव्यमान का केंद्र। क्या बोलेंगे बुआ? द्रव्यमान का केंद्र, ठीक है, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और तीसरा हमारे सामने जो चैप्टर आएगा उसको बोलेंगे घूर्णन गति, जो प्योर घूर्णन गति होगा। घूर्णन गति, ठीक है। यहाँ पे ये गति में इसको हटा देना चाहिए। घूर्णन गति, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। कौन सा मोशन? रोटेशनल मोशन, ठीक है। चलिए, तो ये 3 टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहला का नाम क्या है? वृत्तीय गति। दूसरा का नाम क्या है? द्रव्यमान का केंद्र। और तीसरा का नाम क्या है? घूर्णन गति। ये तीनों टॉपिक पढ़ने के बाद हम किसको समझ पाएंगे बउआ? घूर्णन गति को समझ पाएंगे, ठीक है। तो बच्चे लोग सबसे पहली बात कि ये वृत्तीय गति चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना था, लेकिन इसको हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 में। क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए कारण क्या होता है इसका। एक बहुत ही छोटा सा आपको बिंदु समझाता हूँ। जैसे आपने कभी देखा होगा कि सूरज जो है, मतलब आप ऐसे नोटिस कीजिएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पे ऐसा कोई सूरज है, ठीक है। यहाँ पर एक अरे ऐसे कौन सा कलर बन गया, ठीक है। ऐसे क्या है ये मुझे? अच्छा, ये सूरज है, ठीक है। अब इसके चारों ओर क्या है कि पृथ्वी जो है वो घूम रही है। क्या कर रही है बुआ? घूम रही है। तो पृथ्वी इस तरह से घूम रही है। तो आप एक चीज नोटिस किए हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है। अब पृथ्वी इसके चारों ओर भी घूमती है। घूमती है कि नहीं घूमती है? जो पृथ्वी घूमती है वो अपने अक्ष पे भी घूम रही होती है और यह यहाँ से भी घूम रही होती है। तो मैं 2 शब्द का अलग अलग शब्दों का यूज करता हूँ। घूम तो दोनों में रही है। घूमने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि हम बोलते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है। क्या कर रही है बुआ? रोटेशन कर रही है। और दूसरे शब्दों में कहते हैं कि पृथ्वी चांद की परिक्रमा कर रही है वृत्तीय पथ पे। कौन से पथ पे? अब ये 2 अलग अलग शब्द है, ठीक है ना। हम ये नहीं कह सकते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर वृत्तीय गति कर रही है, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ये कह सकते हैं कि यह इस पे वृत्तीय गति कर रही है। अब क्या अंतर है दोनों में? हमको नहीं समझ में आ रहा है क्या अंतर है वृत्तीय गति में और क्या अंतर है घूर्णन गति में। अंतर है, जैसे मैं बताता हूँ क्या अंतर है। जब ये वस्तु, इसकी कुछ लंबाई है, कुछ चौड़ाई है, ठीक है, और हम इसको यहाँ पे ऐसे घुमा रहे हैं, तो बताइए इस अक्ष का इससे कोई दूरी ज्यादा नहीं है, या मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं तब भी ये दूरी इसकी दूरी की तुलना में छोटा ही हुआ। तो जब जहां से ये घूम रहा है उसकी दूरी और इस वस्तु की आकार यदि आपस में तुलनात्मक हो, क्या हो बउआ? तो उसको हम लोग कौन सी गति बोलेंगे? और जब सपोज करो इसको रख दे रीगा और तब यहां से उसको घुमाए, तो समझिए रीगा मतलब 50 किलोमीटर दूर, आप रीगा मतलब 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर, तो ये 10 किलोमीटर दूर जाएगा तो कितना बड़ा दिखाई देगा? तो सोचिए वो वस्तु का आकार ही कितना में होगा? 1 मीटर भी नहीं होगा, आधा मीटर होगा। और हम 5 किलोमीटर मतलब 5,500 मीटर, 500 मीटर दूर, तो अक्ष बहुत ज्यादा हो गया और इस वस्तु की आकार, तो वैसे गति में हम कौन सा गति पकड़ लेंगे? वस्तु यही है
वस्तु नहीं बदला है, वस्तु यही है। हाँ, जब पास में ले आएंगे जिसकी अक्ष तुलनात्मक होगी, तुलना किया जा सके, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? घूर्णन। और दूर हो जाएगा तो आप बताइए पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होगी? इतनी ज्यादा होगी कि कितना, और में सूरज उसमें क्या होगा, कितना मतलब कि धरती उसमें समा जाएगा उस दूरी में, तो बहुत दूर हुआ। तो वो कौन सी गति कहलाएगी? वृत्तीय। कौन सी गति? लेकिन जब अपने अक्ष पे घूम रहा है तो अपना से कितना दूरी हो जाएगा? अपने अक्ष पे घूम रहा है तो अपने अक्ष का मतलब उसकी दूरी क्या तुलनात्मक है, तो ये कौन सी दूरी कहलाएगी? और दोनों में ये घूम ही रहा है। बस मामला किस चीज का है? इसका अक्ष तुलनात्मक है और उसका अक्ष तुलनात्मक से भी क्या है, बहुत ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है उसकी दूरी? तो आप बताइए क्या ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है? नहीं, ध्यान से देखिएगा, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है, दोनों में वस्तु घूम ही रहा है, बस इसमें दूर ज्यादा है और इसमें पास। तो जो हम लोग शब्द सीखेंगे वो शब्द दोनों में अप्लाई होगा, बस खाली एक में दूरी क्या हो जाएगा और एक में दूरी क्या हो जाएगा, कम। तो आज के बाद कोई पूछेगा सर्कुलर मोशन और रोटेशन मोशन में क्या अंतर है, तो समझ में आ जाएगा क्या अंतर होगा। अक्ष दूर हो गया तो, अक्ष पास हो गया तो इसमें हमेशा अक्ष कहाँ रहेगा, पास में, और इसमें हमेशा अक्ष कहाँ रहेगा। बात समझ में आ रहा है? आपको पता चले कि हम चौथा चैप्टर में इसको क्यों नहीं पढ़ाए थे? क्योंकि इसलिए नहीं पढ़ाए थे क्योंकि इसका जो भी शब्द यूज करेंगे, जैसे कि कोणीय विस्थापन, कोणीय चाल, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग, टॉर्क, ये सब जो इस्तेमाल करेंगे, तो एक बात बताइए, आज से 2 महीना पहले हम पढ़ाएंगे यहाँ और यूज करेंगे यहाँ, 2 महीना ये गैप में खत्म नहीं हो जाएगा। इसी के लिए एक के साथ पढ़ो इसको, ताकि शब्दावली सीख करके सीधे कहाँ अप्लाई कर दे, घूर्णन गति पे। तो कई लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 में दिया था तो आप कल नहीं पढ़ाए, तो भैया उसका तरीक है ना, किसको कहाँ पढ़ाना है। अभी तक जो भी गति पढ़ते सब में वस्तु सीधा चल रहा था, आपकी गति में वस्तु क्या होगा, गोल गोल घूमेगा। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला हेडिंग क्या होगा बुआ? वृत्तीय गति। कौन सा गति बुआ? वृत्तीय। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखेंगे बुआ? इसको घूर्णन, और इसको क्या लिखेंगे बुआ यहाँ पर? समझ गया ना क्यों लिखेंगे? चलिए उतार लीजिए तो, इस तीनों को उतार करके और इस पिक्चर को उतार लीजिए, तो एक शब्द में आपको सारा कपड़ा मतलब पता चल जाएगा। आगे आगे चलो बुआ, ये क्या कहलाएगा, ये हो गया। अब हमारे पास है सबसे पहला क्या लिख के हेडिंग देंगे? वृत्तीय गति। तो हमारे पास सबसे पहला हेडिंग होगा वृत्तीय गति। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बुआ इसको? सर्कुलर मोशन। सबसे पहला टॉपिक है, तो सबसे पहले बताइए तो हम इसकी क्या सीखेंगे बुआ? सबसे पहले क्या लिखेंगे वृत्तीय गति का? देखो इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा। जो सरल रेखा में चलता है उसको बोलते हैं सरल रेखा में गति, और जो वृत्तीय पथ पे घूमता है उसे बोलते हैं। तो क्या बोला जाएगा, जब कोई वस्तु कौन से पथ पे गति करता है, वृत्तीय पथ पे, तो वो किस गति के अंदर माना जाता है, वृत्तीय गति के अंदर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? वृत्तीय गति। तो परिभाषा में लिखिएगा, लिखिएगा वह गति जिसमें वस्तु वह गति जिसमें वस्तु वृत्तीय पथ पे गतिमान है, वृत्तीय पथ पर गतिमान है। कौन से पथ पे गतिमान है? वृत्तीय पथ पे गतिमान है, उसे वृत्तीय गति कहते हैं। कौन सा गति कहते हैं बुआ? वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है बुआ, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आप देखिएगा, एक आप पत्थर बांध लीजिए, ठीक है, और इसको नचाइएगा, तो ये पत्थर हर समय इधर जाना चाहता है, लेकिन हम उसको बल लगा लगा के, अपने हाथ से बल लगा लगा के उसकी दिशा चेंज करते रहते हैं। क्या चेंज करते रहते हैं? और जहां से ये टूटेगा उसी से वहीं से सीधा हो जाएगा। अगर हम ऐसे पत्थर नचा रहे हो, जहां से टूटा रस्सी वहीं से क्या हो जाएगा, सीधा। मतलब वो जाना चाहता है कहाँ, सीधा, लेकिन हम बल लगा ला क्या करते हैं उसको
दिशा को बदलते रहते हैं, मोड़ते रहते हैं। तो ये ऐसे इधर वेलोसिटी, इधर वेलोसिटी, इधर वेलोसिटी और इधर वेलोसिटी, इधर वेलोसिटी, तो ये जो फोर्स है वो हमेशा इसको अपना दिशा बदलवा रहा होता है। अगर ये धागा कट जाए तो क्या वृत्तीय पथ पे आ पाएगा, बल्कि कौन से पथ पे भाग जाएगा, सरल रेखा वाला पर। इतना बात समझ में आया? तो इस पिक्चर को उतार लो तो। हो गया बच्चों? अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्तीय गति के प्रकार। किसके प्रकार बुआ? वृत्तीय गति के प्रकार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। देखिए, तो वृत्तीय गति के पहले जरा देख लीजिएगा, फिर आप लोग लिखिएगा। वृत्तीय गति के दो प्रकार होते हैं, एक को बोलते हैं एक समान यानी यूनिफॉर्म, एक समान गति नहीं, वृत्तीय गति। ठीक है, और इसको बोलते हैं अच्छा, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, आप एक काम करो, ये दोनों लिख लो और इसे बीच में चिस्की पार दो, क्योंकि इससे क्या होगा कि इसकी परिभाषा की परिभाषा भी हो जाएगी और दोनों के बीच में अंतर भी पता चल जाएगा हम लोगों को। ठीक है, चलो, तो एक समान वृत्तीय गति, असमान वृत्तीय गति। देखिए सब लोग, ठीक है, चलिए आगे बढ़ो बाबू। चलो, आप एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं, तो सबसे पहले परिभाषा आएगा। तो क्या है इसकी परिभाषा, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले क्या होता है बच्चों कि अगर मान के चलो एक समान वृत्तीय गति है, तो इसमें क्या होता है देखिएगा ध्यान से। ध्यान से देखना, कुछ शब्द मैं यूज करूंगा लेकिन उस शब्द के बारे में पढ़ाऊंगा कल की क्लास में, बट आप शब्द को खाली समझ लेना, इतना नॉलेज होगा कि आप शब्द को समझ जाओगे। शब्द क्या है, ये इधर जाना चाहता है, इधर जाना चाहता है, ये इधर जाना चाहता है, तब नहीं ऐसे घूम रहा है सर्कुलर पाथ पर। तो एक बात बताओ, एक समान में जितना चाल इसका है उतने चाल इसका है, उतने चाल किसका है, V3 का है, उतने चाल किसका है, V4 का है। तो बताइए सब जगह इस वस्तु की चाल क्या है, एक समान है कि नहीं है? तो वह वृत्तीय गति जिस पर वस्तु की चाल, किसकी चाल हुआ, उस कण की चाल, जो भी कण उस वृत्तीय पथ पे घूम रहा है उस कण की चाल एक समान रहेगा, उसे क्या बोलेंगे बुआ? और जहां ऐसा असमान होगा, तो ऐसा मैं बोल सकता हूं बुआ, देखो तो V1 बराबर होगा किसके, V2 के। V2 किसके बराबर होगा, V3 के। V3 किसके बराबर होगा, V4 को। इतना बात समझने में कोई दिक्कत? लेकिन अगर मैं इसी वाले पर देखूं, ये V1 है, पता है ना, से स्पर्श रेखा निकालेंगे यहाँ से V2, यहाँ से क्या होगा V3 और यहाँ से क्या होगा V4। तो क्या लगता है आपको बराबर होंगे? V1 किसके बराबर नहीं होंगे, V2 के। V2 किसके बराबर नहीं होगा, V3 का। V3 किसके बराबर नहीं होगा, मतलब ये कभी तेज नच रहा है कभी धीरे हो जा रहा है, कभी तेज नच रहा है कभी धीरे हो जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? अपनी स्पीड, या कभी स्पीड बढ़ाते जा रहा है स्पीड में, तो स्पीड बढ़ाते जाएगा तो हर समय स्पीड क्या हो रहा होगा उसका, चेंज हो रहा होगा। तो यहाँ पर ऐसे हालात में बोल सकते हैं कि हर बिंदु का क्या हो जाए बुआ,
स्पीड अलग अलग होगा तो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, असमान। और एक समान होगा तो उसे क्या बोलेंगे, एक समान। इसका परिभाषा समझने में कोई दिक्कत? तो पहले इसकी परिभाषा लिख लीजिए। तो इस साइड में लिखिएगा, वैसा वृत्तीय गति, वैसा वृत्तीय गति जिसमें जिसमें वैसा वृत्तीय गति जिसमें वैसा वृत्तीय गति जिसमें वैसा वृत्तीय गति जिसमें वैसा वृत्तीय गति जिसमें कण की चाल कण कण की चाल कण की चाल एक समान हो, क्या होगा, एक समान हो, उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। कण की चाल एक समान हो, उसे क्या बोलेंगे बुआ, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है। अच्छा, और यही परिभाषा यहाँ लिख दोगे, खाली एक समान की जगह क्या लिखोगे आप, असमान। तो वही परिभाषा इसमें भी लिख दो, एक समान की जगह क्या लिखोगे, असमान। चलिए, अब एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाली बात मैं बताता हूँ। आपने इस दुनिया में बल का नाम सुना है, बल? तो आपको पता है कि बल का जो फॉर्मूला होता है, जरा देखिएगा, बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। त्वरण मतलब ए, त्वरण मतलब क्या होता है, ए। और ए को बोलते हैं त्वरण। तो त्वरण कहता है कि यदि किस में परिवर्तन होगा, वेग में क्या होगा, परिवर्तन, वहां वहां कौन आएगा बउआ, त्वरण। एकदम बेसिक सी बात मैं समझाता हूँ। बल जो कहता है, बल का फॉर्मूला क्या है, मास गुने एक्सलेरेशन यानी त्वरण। तो कहता है त्वरण किसे बोलते हैं, वेग में परिवर्तन को सीधे क्या बोलेंगे, त्वरण। अच्छा, एक बात ये भी समझिए, वेग एक सदिश राशि है कि अदिश राशि है? वेग एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि। और सदिश की एक खास बात क्या होती है बच्चों, कि सदिश मिलके बना होता है दो चीजों से, एक तो परिमाण से बना होता है और एक किससे, दिशा से। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि यदि परिमाण बदल जाएगा तो बताइए वेग बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा, क्योंकि ये कितने चीजों से मिलकर बना है, दो। परिमाण बदलेगा तो क्या बदलेगा, वेग। वेग बदलेगा तो क्या आएगा, त्वरण आएगा। और त्वरण आएगा तो क्या आएगा, बल आएगा। बड़ी बात समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? परिमाण बदलेगा तो, वेग बदलेगा तो, त्वरण आएगा तो। अच्छा, अब मैं बोलता हूं, अगर परिमाण न बदले, सिर्फ क्या बदल जाए, तब भी क्या बदल जाएगा उसका, क्योंकि दो चीजों से मिलकर बना होता है। कोई साइकिल से जा रहा है, उसका हम बल लगा, कैसे बल लगाए, तो उसकी दिशा बदल गया। तो उसकी दिशा बदलने के लिए बल की आवश्यकता पड़ा कि नहीं पड़ा? तो मैंने क्या किया, यहाँ पे दिशा बदल दिया, मतलब क्या बदल दिया, वेग बदल दिया, मतलब क्या ला दिया, त्वरण। त्वरण ला दिया मतलब क्या ला दिया, बल। तो मतलब परिमाण से भी बल आ सकता है और दिशा से भी। बात समझ में आ रहा है मेरी बात? अब एक बात बताइए, क्या इसमें वेग यानी चाल का, वेग का परिमाण बदल रहा है? नहीं, वेग का परिमाण सब में एक जैसा है। V1 V2 V3 V4 सब में एक जैसा है कि नहीं है? लेकिन बताइए तो इसकी दिशा बदल रही है कि नहीं बदल रही है, सो बताइए। इसकी दिशा बदल रही है कि नहीं बदल रही है? तो इसमें दिशा हर समय बदल रही है, इसमें दिशा। और जब दिशा बदल रही है तो क्या बदलेगा, और वेग बदलेगा तो क्या आएगा, और ये त्वरण आएगा तो क्या आएगा। तो यहां पर कौन सा बल काम कर रहा है, सेंटर की ओर है ना। ये सारा धागा किधर की ओर है, ये सारा कहानी कहां से ऑपरेट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। कौन सा फोर्स लग रहा है, मतलब इसको बोलते हैं अभिकेंद्रित। देखो केंद्र की ओर लग रहा है ना, सारा बल कहां से लगाया जा रहा है, केंद्र से। तो अभिकेंद्रित बल, अब ये किसे कहते हैं, तो प्लीज इसके लिए कल की क्लास हमको दीजिए कि अभिकेंद्रित बल किसे कहते हैं। बट अभी आप इतना समझो कि कौन सा बल लग रहा है, अभिकेंद्रित बल। यहाँ पे सिर्फ कौन सा बल लग रहा है, अभिकेंद्रित। मतलब इसको लिख सकते हैं FC बराबर डज नॉट जीरो। मतलब हमारा FC जीरो। जो ये क्या बदल रहा है, यहाँ क्या बदल रहा है, क्या बदल रहा है, वेग की
दिशा बदलता है। यह किसकी दिशा बदलता है बुआ? वेग की दिशा बदलता है। अब देखो इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, असमान वृत्तीय गति में, देखिए इसमें तो पहली बात दिशा बदल ही रहा है। क्या बदल रहा है? तो मतलब ये सारा बात इसके अंदर होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे कौन सा बल लग रहा है बुआ? थोड़ा देखना इधर। सेंट्रीपिटल फोर्स, हिंदी में इसको बोलते हैं अभी केंद्रित बल। कौन सा बल इस पे लग रहा है बुआ? अभी केंद्रित। लेकिन ध्यान से देखना, इसकी चाल भी हर्ष में बदल रही है। क्या बदल रही है? अच्छा, और चाल कैसे है ध्यान से देखना। तो किसी भी सरफेस, किसी भी सर्कल में जो लाइन किसी को छू के निकलता है, स्पर्श करके निकलता है, उसको बोलते हैं स्पर्शी रेखा। पढ़े हो ना आप लोगों ने? टेंजेंट लाइन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसकी जो वेग बदल रही है वो स्पर्श के हिसाब से बदल रही है। इसका स्पर्शी इधर, इसका स्पर्शी, इसका स्पर्शी, इसका स्पर्शी, तो सब स्पर्श के हिसाब से वेग बदल रहा है। देखो ना, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन है ना, स्पर्शी रेखा सब। कौन सी रेखा है? तो यहां पर जब वेग का परिमाण बदल रहा है, क्या परिमाण, क्या बदल रहा है? दिशा तो बदला ही बदला, और साथ ही साथ और कौन बदल रहा है? और जब परिमाण बदलेगा तो क्या आएगा? वेग, और वेग आएगा तो क्या आएगा? त्वरण, और त्वरण आएगा तो क्या आएगा? मतलब एक और बल आ गया। तो यहाँ पे जो बल आया वो स्पर्शी बल है। कौन सा बल है? स्पर्शी बल। कौन सा बल? अच्छा, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं बुआ? टेंजेंशियल फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं बुआ इसको? अच्छा, टेंजेंशियल फोर्स क्या बदलता है? हाँ, वेग का परिमाण बदलता है। अच्छा, और बताओ अभिकेंद्रित बल क्या बदलता है? और ये क्या बदलता है? इतना कहानी आप लोगों को समझ में आया? तो अगर मैं आपसे यहाँ पर एक मोटा मोटी तौर पर एक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछूं कि एफ सी जीरो होगा? नहीं। एफ सी जीरो होगा? नहीं। लेकिन एफ टी, क्योंकि इसमें कहा है एफ टी, इसमें सब एक समान है, तो यहाँ पर एफ टी नहीं है। इसमें देखो एफ सी जीरो नहीं होगा, और साथ ही साथ एफ टी भी जीरो नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव समझ में आया? ठीक है, तो एफ टी जीरो हो भी सकता है कौन से केस में? यूनिफॉर्म। और एफ टी जीरो नहीं होगा कौन से केस में? नॉन यूनिफॉर्म। और हमारा आपसे एक सवाल, सीधा आपसे एक सवाल पूछता हूं, किसी भी सर्कुलर मोशन के होने के लिए दो फोर्स की आवश्यकता हुई, लेकिन उसमें से एक फोर्स एकदम हमको चाहिए ही चाहिए, दूसरा फोर्स नहीं भी रहेगा तो कोई काम नहीं है। जैसे यहां देखो, नहीं है तो ज्यादा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन किस फोर्स का होना एकदम जरूरी है? अभिकेंद्रित। कौन सा बल? अभिकेंद्रित बल के बिना सर्कुलर मोशन, और अभिकेंद्रित बल नहीं होगा तो वस्तु सीधे कहां भाग जाएगा? सरल रेखा पे। कौन सी रेखा पे? अगर ये ना हो और ये होगा तो वस्तु कौन सी रेखा पे चला जाएगा? सरल रेखा पे। लेकिन अभी मैं सरल की बात, अभी मैं बात कर रहा हूं वृत्तीय गति का। तो वृत्तीय गति के होने के लिए किसका होना जरूरी है? कौन से बल का? ये बल होगा भी, अगर होगा तो नॉन यूनिफॉर्म, नहीं होगा तो यूनिफॉर्म। लेकिन किसका होना जरूरी है बुआ? अभिकेंद्रित बल का। कौन से बल का? अभिकेंद्रित बल का। बात समझ में आ रहा है इतना बात? तो अब आपको दोनों में अंतर भी समझ में आ गया, इस दोनों में। तो चलिए, ये हमारे पास एक समान और असमान वृत्तीय गति की परिभाषा हुई। अब कल जब आप लोग आओगे तो इसमें मैं आपको और बताऊंगा कि अभिकेंद्रित बल किसे कहते हैं। हालांकि सब तो पता चलिए गया अभी, स्पर्शी बल किसे कहते हैं, कोणीय संवेग क्या है, ये सब कहानी हम लोग कब देखेंगे बच्चे लोग? कल। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल जब आप लोग आएंगे तो अपना अपना पेमेंट वाला सिस्टम मेथड करके आएंगे, ठीक है ना? तो आप अगर यहाँ तक आए हो तो 1 मिनट अपना कीमती समय दीजिए। तो अगर आप हमारे न्यूटन फिजिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहते हैं तो जी हाँ, हम लोग आज ऑनलाइन भी अब आपके लिए अवेलेबल है। क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को बस आप वहाँ पे एप्लीकेशन पे जाकर डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसमें आपको बहुत कुछ होंगे, जैसे कि आप मान के चलिए आप कोर्स कर रहे हो तो आपको पेड कोर्स मिलेगा,
टेस्ट सीरीज मिलेगा, फ्री टेस्ट भी है, फ्री कोर्सेज है, प्रीवियस ईयर, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, बुक्स वगैरह। इसका पढ़ाने का तरीका क्या है कि जैसे मान के चलिए आपको लेक्चर मिला, लेक्चर को आपको देख लीजिए, लेक्चर के बगल में आपको मिल जाएगा पीडीएफ, ये पीडीएफ जो इस लेक्चर में पढ़ाई हुआ होगा उसका हैंड रिटेन नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ताकि बच्चों लोगों को दुविधा ना हो कि कोई चीज जो कर रहे हैं वो उसमें स्पेलिंग क्या लिखा हुआ क्या है, बस आप आराम से पढ़िए, हैंड रिटेन नोट्स आपको यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद आपको टॉपिक बाय टॉपिक सारे बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बुक्स के साथ आपको मिल जाएगा। और इस एप्लीकेशन में और क्या क्या है इसको जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्यारा सा इंटरफेस खुलेगा, पेड कोर्स पे क्लिक कीजिएगा, पेड कोर्स पे क्लिक करते के साथ क्या होगा, ये आपको कोर्सेज खुल जाएगी। अगर आप क्लास 11th में है और बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ना चाहते हैं तो ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, फाउंडेशन। उसके बाद क्लास 12 की क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। हिंदी मीडियम के लिए तो ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। इस तरह फिजिक्स एक बहुत ही ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बहुत ही आसान शब्दों में, सरल शब्दों में आप सबका अपना जो भी 11th हो, 12th हो, क्रैश कोर्स हो, आप नीट के लिए हो, आप बोर्ड के लिए हो, सारे आपको यहाँ पे लिस्टेड किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है ना। जो कोर्स भी आपको सही लगा उसको आप बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए हमने 11th का फिजिक्स क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको ऐसे आपको यहाँ कंटेंट पे क्लिक करना है, ठीक है ना। कंटेंट पे क्लिक कीजिएगा, फिर आपको ये सारा आ जाएगा। मान के चलिए कि हमने कोई एक चैप्टर खोला, ठीक है ना, इसमें से सारे चैप्टर्स बने हुए, आपने तीसरा चैप्टर खोला, इसमें स्टडी पैकेज है, तो अगर आप स्टडी पैकेज खोलिएगा तो इस तरह से पूरा स्टडी पैकेज आ जाएगा। हाँ, उसके बाद अगर मान के चलिए स्टडी पैकेज के बाद आपने कोई लेक्चर खोला, तो ये आपका लेक्चर खोला, तो ये आपको लेक्चर में इस तरह से दिखाई देगा कि कैसे कैसे पढ़ाई हो रही है, ये बिल्कुल जैसे क्लासेस में होती है वैसे। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि इसमें आपको पूरा वीडियो के साथ कि हाँ, क्योंकि फिजिक्स क्या है, एक प्रैक्टिकल चीज है। फिजिक्स में आप प्रैक्टिकल चीजों को देखोगे तो समझोगे, जानोगे। तो कैसे मिसाइल चला, कैसे प्रैक्टिकल हुआ, कैसे नाव पीछे गया, बंदूक की गोली चला तो बंदूक कैसे पीछे आया, उसके बाद फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे मूव कर रही है, बहुत छोटी बड़ी बातों का वीडियोस देखे बिना आपका काम नहीं चलेगा। लाइट कैसे काम करता है, तो यूट्यूब पे ये सब संभव नहीं है, यूट्यूब पे पढ़ाई होता भी नहीं है। यूट्यूब पे इसलिए संभव नहीं क्योंकि ये सब कॉपीराइट स्ट्राइक मार देता है। तो इसके लिए एप्लीकेशन एक दुनिया है जहां पे आप आराम से सिस्टमेटिक बैठ के पूरे एनिमेशंस के साथ आप चीजों को देखते हो, समझते हो, और फिजिक्स से आप प्यार करते हो। तो फिजिक्स को जब आप थ्योरी बढ़िया से आ जाएगा ना प्यारे बच्चों, तो आपका न्यूमेरिकल्स वगैरह भी बहुत सही से बन जाएगा। तो ये हमारी कैटेगरी, अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस, 500, 1000, 1500, 2000 के नीचे ही सारी प्राइजेज है, और वो उसमें आपको सारी कोर्सेज मिल जाएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो दिए गए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी जो भी आपकी हेल्प करना होगा हम लोग कर पाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए, आप खुद भी पढ़िए, और अगर आपको छोटे भाई बहन हो या कोई जानने वाले हो तो आप उन्हें जरूर रिकमेंड कीजिए। बाय बाय।